HAL नहीं कर पाया बहुत समय से। अब एक तरफ हम देखते हैं कि डिलीवरी नहीं कर, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही की खबरों में कि 97 और हमने HAL को ऑर्डर्स दे दिए हैं। उसके पहले 83 LCA फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हुए थे। कुल 180 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स अभी उनको चले गए हैं। अब वो तीनों अपनी प्रोडक्शन लाइंस बना रहे हैं, चीज़ें बेहतर कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना, ये दोनों चीज़ों को देखते हैं, उनकी स्टेटमेंट और ये देखते हैं, एक तो HAL के ऊपर भी दबाव अच्छा से, उनको डिलीवरी टाइमलाइंस। दूसरी तरफ हमें अपने अंदर देखने की भी ज़रूरत है कि क्यों इतने सालों से हम, यानी क्यों नहीं हम बना पाए एयरक्राफ्ट इंजन। जब स्पेस कैन बी ए सक्सेस स्टोरी इन इट, तो वाई नॉट एवी। मतलब इसरो की एक सक्सेस स्टोरी है, सैटेलाइट, चंद्रयान, मतलब हमने हर चीज़ अच्छा कर दी। मिसाइल्स की सारी मिसाइल स्टोरी, तो हमारी इतने सक्सेसफुल और कामयाब मिसाइल्स हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट नहीं कर पा रहे। वही कावेरी इंजन तक नहीं हमारे से डेवलप, उतने सालों से लगे हुए। तो हमें अपने आप में एक बदलाव लाने की, और उसकी तरफ मुझे ये देख के खुशी है कि अभी कुछ अच्छे कदम उठाए पिछले कुछ सालों, क्योंकि ये जो आत्मनिर्भरता पे हमारा जोर है, जोर जो चल रहा है डिफेंस में, ये बहुत ज़रूरी। कोई भी एस्पायरिंग पावर, जो उभरती हुई ताकत है, वो फॉरेन वेपन सिस्टम्स पे निर्भर नहीं रह सकती। बिल्कुल। तो इसलिए ये एक अच्छा कदम है, और मेरी समझ से रास्ता ये है कि अब आगे का रास्ता वे अहेड ये होना चाहिए कि हमने जैसे इतने सारे LCS का इनको ऑर्डर दिया है, उसमें एयरफोर्स की भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जैसे नेवी शिप बिल्डिंग में हिस्सा बन के रहती है, और हमारे को शिप बिल्डिंग बहुत सालों से बहुत अच्छी तरीके से शिप बिल्डिंग चल रही है। आप देख रहे हैं कितने शिप्स और सबमरीन हमने बना पाए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो भारत जो भारत में पटाखा भी फटता है तो गोदी मीडिया के बाद हमेशा भारतीय हुकूमत पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देती है। वहाँ पर दिल्ली में हमला हो जाता है, लोग मारे जाते हैं, लेकिन अभी तक भारतीय सरकार ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, जबकि इन्होंने कहा था कि एक अटैक हम पर जंग तस्वर होगा। पिछली जंग में पाकिस्तान ने दोस्तों जो हाल किया है भारत का, वो इतना बुरा हाल किया है कि दोस्तों अब भारत खड़ा भी नहीं किया, वो टुंडा होकर चल रहा है। और भारत को देखें तो भारत के 6 तैयारी नहीं, भारत के दोस्तों पूरा का पूरा हौसला तोड़ दिया था। अब पाकिस्तान एयरफोर्स से इतना डर लग रहा है कि ये कह भी नहीं सकते कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान का किया हुआ था और हम ऑपरेशन 2.0 लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों गोदी मीडिया पर पूरी तरह इन्हिसार करने वाली भारतीय सरकार ने अभी तक पाकिस्तान का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स से इनकी हवा निकलती है। भारत की पूरी तारीख में इस वक्त ये वो दौर है जिसमें दोस्तों भारत की एयरफोर्स इतनी कमजोर है कि दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं कि कभी कमजोर इतनी थी ही नहीं। 29 स्क्वाड्रन है, वो 25 स्क्वाड्रन वाली एयरफोर्स जिसके 4.5 जनरेशन के तैयार है और उसके पास PL-15। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान कभी भी अपनी ओरिजिनल ताकत को जाहिर ही नहीं करता। मुझे और आपको भी नहीं पता होता कि हमने PL-17 तक ले रखे हैं, क्या पता पाकिस्तान ने ले रखे हों। आपको याद होगा कि भारतीय जर्नल उस वक्त कह रहे थे कि पाकिस्तान ने हमें बताया ही नहीं था कि इनकी रेंज तो 250 किलोमीटर है। हम तो समझ रहे थे कि 150 किलोमीटर है, और हमारे जो BVR है उनकी रेंज इससे ज्यादा है, कुछ 10-20 किलोमीटर ज्यादा है, और हम एच पर रहेंगे। पाकिस्तान ने इस बार हो सकता है PL-15 से भी आगे के वेरिएंट ले रखे हैं, और हो सकता है क्या पता क्या पाकिस्तान ने कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी बना रखी हो। हमें ऑपरेशन के बाद ही मल्टी डोमेन का पता चला था, अब आगे दोस्तों क्या क्या पता चलेगा अगर भारत ऑपरेशन कर देता है, इसलिए हवा टाइट है। उसी प्रकार हमें ज़रूरत है कि एयरफोर्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आप 180 फाइटर एयरक्राफ्ट और न जाने कितने हेलीकॉप्टर्स की, मुझे आंकड़े याद नहीं है, इतने हेलीकॉप्टर्स की आप उनको ऑर्डर देते हैं, तो इसमें एयरफोर्स की भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट होनी चाहिए, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए साथ साथ में। जब क्योंकि ये जितने एयरक्राफ्ट हैं ये इतनी जल्दी नहीं आने वाले, ये 10-15 साल लगेंगे बिल्कुल आने में। उसके साथ, समय के साथ साथ हमें प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, और वो तभी पॉसिबल होगा जब एयरफोर्स भी इसके अंदर शामिल हो। आपने कहा कि सर उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, आपको नहीं लग रहा कि ये बड़ी खतरे की घंटी है? क्योंकि बहुत सारे लोग, एक्सपर्ट अक्सर बात करते हैं कि क्या भारत 2 फ्रंट वॉर के लिए रेडी है। मुझे याद आता है कि BS धनोआ साहब ने कहा था कि नहीं हम रेडी नहीं है। और थोड़ी टेक्निकलिटी में अगर हम जाएं तो भारत को अगर 2 फ्रंट की बात करें तो 42 स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत है, और फिलहाल शायद 31 के आसपास हम हैं, और उसमें भी अगर कुछ आउटडेटेड हो जाएंगे तो ये संख्या कम होकर 25 या 26 रह जाएगी। और ये रिक्वायरमेंट मीट करने में भी अगर मैं गलत नहीं तो अभी 10 से 12 साल लगेंगे, वो भी तब बशर्ते अगर हम हर साल इतने एयरक्राफ्ट उसमें शामिल करें। कितना बड़ा सर आप इसको एक चिंता का विषय मानते हैं? मतलब ये तो सिर्फ हम उम्मीद पर जिंदा हैं कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी, लेकिन अगर आएगी तो फिर हम क्या करेंगे?
इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न। और मेरी समझ से इस स्थिति को देखिए, एक तो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो अभी हमने जिक्र कर लिया, लॉन्ग टर्म में हम अपने LCAs बना रहे हैं और उनको इम्प्रूव करेंगे, उसकी हमने जिक्र किया अभी। लेकिन शॉर्ट टर्म में हमेशा यही किया जाता है कि शॉर्ट टर्म में अगर आपको अपने गैप्स पूरे करने हैं तो कुछ शायद हम फॉरेन प्लेटफॉर्म हमें लेने पड़े, और यही हमने किया था जब हमने 36 रफ़ेल लिए थे। अभी नेवी के लिए और रफ़ेल फाइटर ले रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे कदम होंगे जो कि इंटरिम पीरियड में उस कमी को पूरा करने के लिए चाहिए। क्या हम टू फ्रंट के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? जैसे आपने कहा कि एयर चीफ मार्शल धनोआ ने भी कहा, एक स्टेटमेंट दी थी उस वक्त कि हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। मेरा ये मानना है कि टैक्टिकल एप्लीकेशन साइड में यस हमारे में कुछ अगर शॉर्टकमिंग्स हैं तो उसको हम और तरीक़ों से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में न सिर्फ फाइटर, जिसकी मतलब ये नहीं नकारा जा सकता कि फाइटर चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अभी ड्रोन्स, स्टैंड ऑफ मिसाइल और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स और कई चीज़ें जो हैं जो उभर के सामने आ रही हैं, तो उस तरफ भी जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, अमेरिका के साथ जो भी हमारा पूरा ट्रेड डील को लेकर चल रहा था, तो उसमें एक बात जो लगातार यूएस की तरफ से आ रही थी, जब जेडी वैंस भारत आए तब भी था कि F-35 भारत जो है यूएस से परचेज कर ले। उसमें मैं चाहूँगा आप थोड़ी राय दें, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ऑप्शन की बात करें तो भारत के पास एक तरफ रशियन Su-57 है और एक तरफ F-35। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो F-35 तकरीबन 3 गुना कीमत है उसकी, 100 से 115 मिलियन डॉलर है, और यहाँ पर ये 35 से 40 मिलियन डॉलर है Su-57। तो उस पर आपको क्या लग रहा है कि भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या सिर्फ यूएस को खुश करने या उसके दबाव में आने के लिए हमें F-35 परचेज करने चाहिए, या हमें अपनी रिक्वायरमेंट और अपना बजट देखना चाहिए? मैं ये पहले कहना नहीं चाहता था, लेकिन नीरज, एक वजह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की हमारे साथ नाराज़गी की ये भी है, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्होंने बात की प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि F-35 लिए जाएं, लेकिन हमने कहा एक तो उसकी कीमत 3 गुना है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि F-35 एयरक्राफ्ट पीछे 1-2 एयरक्राफ्ट यहाँ आगे स्टक हो गया है, एक कहीं और हुआ था यूरोप में। तो मतलब एक तो उसकी कुछ सवालिया निशान उठ रहे हैं, दूसरी तरफ कीमत ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने यूएस को ये कहा कि हम चाहते हैं कि आप जॉइंट प्रोडक्शन इंडिया में करें। वो उसके लिए तैयार नहीं। रशिया जॉइंट प्रोडक्शन इंडिया में करने के लिए तैयार है। जब हम जॉइंट प्रोडक्शन अपने देश में करते हैं तो कई कैपेबिलिटीज़ हमारी उभर जाती हैं। हालांकि वो जॉइंट प्रोडक्शन होगा, लेकिन उसमें कुछ कंपोनेंट्स इंडिया में बनेंगे। दूसरा, कितनी टेक्निकल नो हाउ एक किस्म से ऑटोमेटिकली हम इम्बाइब कर लेते हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, कुछ नहीं आती, लेकिन काफ़ी हद तक हम मतलब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की तरफ चलते हैं। तो इसलिए ये सारे पहलू रखते हुए मेरी समझ से तो ये अच्छा डिसीजन था कि F-35 नहीं लिए गए। आगे हाँ, जैसे अब S-500 की बात चल रही है, तो रशिया उसके लिए रेडी है कि वो भारत में भारत के साथ मिलकर भारत में वो बनाने के लिए SU। हाँ, SU। तो आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें अमेरिका टेक्नोलॉजी कभी ट्रांसफ़र नहीं करता, तो ये बड़ा हमारा एक उसमें। और रशिया के साथ हमारा एक्सपीरियंस है, ब्रह्मोस जो इतने कारगर साबित हुए इस ऑपरेशन सिंदूर में, वो इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है। हमारी एक पुराना वो है रिलेशनशिप है, ट्रस्ट है, आपस में इंटरऑपरेबिलिटीज़ हैं, और अगर वो यहाँ मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है, भारत तो वही करेगा जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा। बिल्कुल। सर, अब चर्चा के आखिर में चाहूँगा कुछ 2-3 ऐसे सवाल जो आपकी प्रोफेशन से जुड़े हैं। आपने सर 40 साल बहुत प्राउडली सर्व किया और बहुत कुछ इस देश को दिया। मैं कह सकता हूँ कि कई चीज़ों में आपने ट्रेंड सेट किया जिससे इस देश को कई सालों तक फ़ायदा होगा। एक बात सर, बहुत सारे लोग कहते हैं, आप चूँकि कहूँगा कि आप सर्विस में रहे हैं तो बताइए, लोगों का कहना है कि आर्मी हो या स्पेस साइंस हो, ये दो चीज़ें जब भारतीय देखता है, अपनी आर्मी को देखता है या अपने स्पेस साइंटिस्ट को देखता है, इसरो को देखता है, तो लगता है कि हम वर्ल्ड क्लास हैं, हम दुनिया में किसी से कम नहीं। और लोगों का कहना है, लेकिन कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको लेकर हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास हैं। तो सर, आप आर्मी में रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए हैं, आपने इतना काम किया, इतने ऑपरेशंस को लीड किया, अंदर कैसे काम होता है सब देखिए। क्या चीज़ है जो भारतीय आर्मी को वर्ल्ड क्लास बनाती है, और आपको क्या लगता है कि क्या जो वर्क एथिक्स हैं जो बाकी तो उन्होंने कहा कि जब माइक्रोसॉफ्ट में शुरू में वो गए शुरुआती दौर में अपने करियर में, तो जब उनका फाइनल राउंड था तो उनसे एक सवाल ये पूछा गया
कि अगर तुम्हें सड़क पर एक बच्चा रोता हुआ दिख रहा है तो तुम क्या करोगे। तो उन्होंने कहा, मैंने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया कि मैं 911 पर कॉल करूँगा। तो उन्होंने कहा मेरा सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन जाते वक्त उस मेरे बॉस ने मुझे कहा कि अगर तुम सड़क पर रोते बच्चे को देखोगे तो सबसे पहले उसे गले लगाना और चुप करवाना।